9 लोग पहाड़ पर गए, लेकिन वापस सिर्फ उनकी कहानी आई। भाग 1 नोट। यह कहानी वास्तविक 1959 की घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नरेशन है। जहां जानकारी निश्चित नहीं है, वहां उसे थ्योरी या रिपोर्टेड अकाउंट के रूप में रखा गया है। फरवरी 1959, रूस के उत्तरी यूराल पर्वतों में बर्फ से ढकी एक सुनसान पहाड़ी। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, तेज हवाएं और घना अंधेरा। इस वीरान इलाके में 10 अनुभवी हाइकर्स एक कठिन एक्सपीडिशन पर निकले थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे इगोर डाइटलोव। उनका लक्ष्य था ओटोटन माउंटेन तक पहुंचना। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने इस एक्सपीडिशन को इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में शामिल कर दिया। 9 लोग मारे गए और सबसे बड़ा सवाल था, उन्होंने अपना टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटकर क्यों छोड़ा। जनवरी 1959 के अंत में ये युवा हाइकर्स सोवियत यूनियन के स्वेटलॉव्स्क रीजन से अपनी यात्रा पर निकले। ग्रुप में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स शामिल थे। उनके पास विंटर क्लोथिंग, फूड, कैमराज, स्कीज और कैंपिंग इक्विपमेंट था। उनमें से एक सदस्य यूरी युदिन था, लेकिन यात्रा शुरू होने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे एक्सपीडिशन छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही फैसला उसकी जान बचा देगा। अब ग्रुप में सिर्फ 9 लोग रह गए थे, और यही 9 लोग आगे चलकर एक ऐसी पहेली बन गए जिसका जवाब दशकों बाद भी पूरी तरह नहीं मिला। फरवरी की शुरुआत में ग्रुप लगातार बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़ता रहा। उनकी डायरी एंट्रीज और फोटोग्राफ से पता चलता है कि शुरुआत में उनका मूड सामान्य था। वे हंस रहे थे, बर्फ में चल रहे थे, खाना बना रहे थे और अपनी जर्नी को कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन मौसम लगातार खराब हो रहा था। तेज हवा, कम विजिबिलिटी और जमा देने वाली ठंड। एक समय ग्रुप रास्ते से थोड़ा भटक गया। उन्होंने पहाड़ी की ढलान पर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। यही फैसला बाद में इस पूरी मिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1 फरवरी की शाम 9 हाइकर्स ने अपना टेंट एक बर्फीली ढलान पर लगाया। बाहर टेम्परेचर बहुत नीचे जा चुका था। अंदर उन्होंने अपना सामान रखा, शूज, वार्म क्लोथ्स, फूड और बाकी कैंपिंग इक्विपमेंट। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे रात बिताने की तैयारी कर रहे हों। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ था? यही इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है। जब हाइकर्स तय समय पर वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार और फ्रेंड्स चिंतित हो गए। कुछ समय बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च टीम पहाड़ों पर पहुंची और फिर उन्हें वो टेंट दिखाई दिया। लेकिन टेंट देखकर इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए। टेंट खाली था। अंदर हाइकर्स के शूज और वार्म क्लोथ्स मौजूद थे। कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी वहीं पड़े थे। इसका मतलब था कि वे बेहद जल्दी में बाहर निकले थे। लेकिन इतनी ठंड में कोई व्यक्ति अपने शूज और हेवी क्लोथ्स छोड़कर बाहर क्यों जाएगा? इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट में एक और अनयूजुअल चीज मिली। टेंट को अंदर की तरफ से काटा गया था। इससे यह पॉसिबिलिटी सामने आई कि हाइकर्स ने किसी इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए टेंट को काट दिया होगा। लेकिन इमरजेंसी क्या थी? क्या उन्हें कोई खतरा दिखाई दिया था? क्या कोई आवाज सुनाई दी थी? क्या उन्हें लगा कि टेंट के बाहर रहना ज्यादा सुरक्षित है, या फिर कोई प्राकृतिक घटना हुई थी? इन सवालों का जवाब आज भी पूरी सर्टेनिटी से नहीं दिया जा सकता। सर्चर्स ने टेंट से नीचे की ओर फुटप्रिंट्स देखे। वे फुटप्रिंट्स पहाड़ से नीचे जंगल की दिशा में जा रहे थे। कुछ डिस्टेंस पर उन्हें पहले 2 बॉडीज मिली। वे एक बड़े पेड़ के पास थीं। पास ही आग जलाने के संकेत मिले। ऐसा लग रहा था कि हाइकर्स ने ठंड से बचने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त विंटर क्लोथिंग नहीं थी और टेम्परेचर लगातार गिर रहा था। कुछ दूरी पर 3 और बॉडीज मिली। इनमें एक्सपीडिशन लीडर इगोर डाइटलोव भी शामिल थे। बाद में बाकी 4 बॉडीज भी अलग अलग लोकेशंस पर मिली। कुछ बॉडीज पर गंभीर इंजरीज थीं। इन इंजरीज ने मिस्ट्री को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई साफ एविडेंस नहीं मिला जिससे निश्चित रूप से बताया जा सके कि ये इंजरीज कैसे हुई। कुछ रिपोर्ट्स में पावरफुल नेचुरल फोर्स की पॉसिबिलिटी पर चर्चा हुई, लेकिन कई डिटेल्स आज भी डिबेट का हिस्सा हैं। जैसे जैसे ये केस सामने आया, लोगों ने कई थियरीज बनानी शुरू कर दी। सबसे फेमस थियरी थी एवलांच। संभव है कि हाइकर्स को लगा हो कि उनके टेंट पर स्नो स्लाइड हो सकती है। इस डर से उन्होंने तुरंत टेंट छोड़ा हो। लेकिन इस थियरी के सामने भी कुछ सवाल थे। अगर एवलांच इतनी बड़ी थी तो हाइकर्स इतनी दूर क्यों गए, और कुछ इंजरीज को एक्सप्लेन करना कितना आसान था? इसी वजह से दूसरी थियरीज भी सामने आई। एक दूसरी साइंटिफिक पॉसिबिलिटी थी कैटाबैटिक विंड। पहाड़ों से नीचे आने वाली बेहद तेज और ठंडी हवा। ऐसी हवा अचानक कंडीशंस को बेहद डेंजरस बना सकती है। संभव है कि हाइकर्स को लगा हो कि उनकी पोजीशन अनसेफ हो गई है। लेकिन फिर वही सवाल, उन्होंने अपने शूज और वार्म क्लोथ्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड में ऐसा करना सर्वाइवल के खिलाफ था। समय के साथ इस केस को लेकर कई और थियरीज सामने आई। कुछ लोगों ने ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात की, कुछ ने मिलिट्री एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी बताई, कुछ ने अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक इवेंट्स की चर्चा की। लेकिन समस्या यह है कि इन थ्योरीज में से किसी को भी ऐसा डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिला जिसने पूरे केस को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया हो।
इसीलिए डियाटलॉव पास आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा इंजरीज या बॉडीज नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, उन 9 लोगों ने आखिर ऐसा क्या देखा या महसूस किया था कि उन्होंने अपने सुरक्षित टेंट को छोड़ दिया। सोचिए, बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर, अंधेरी रात, चारों तरफ बर्फ, कोई प्रॉपर शूज नहीं, और फिर भी 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपने टेंट से निकल जाते हैं, वह भी इतनी जल्दी कि अपना जरूरी सामान तक नहीं लेते। क्या उन्हें लगा था कि अगर वे टेंट में रहे तो उनकी जान जा सकती है, या फिर उन्हें लगा कि बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है? उस समय सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने मौतों को एक नेचुरल फोर्स से जोड़ते हुए केस को बंद कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स लंबे समय तक लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकी। बाद के वर्षों में केस को लेकर नए इन्वेस्टिगेशंस और साइंटिफिक डिस्कशंस हुए। मॉडर्न एनालिसिस में एवलांच और स्नो रिलेटेड इवेंट्स को भी सीरियसली कंसिडर किया गया, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में मिस्ट्री आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ डिटेल्स अभी भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। इस कहानी में एक और चीज इसे बेहद सिनेमैटिक बनाती है, हिकर्स के कैमरों। उन कैमरों में उनकी यात्रा के कई मोमेंट्स कैद थे, बर्फीले पहाड़, कैंपिंग, हंसते हुए चेहरे और उनकी आखिरी जर्नी के कुछ दृश्य। आज जब इन फोटोग्राफ्स को देखा जाता है तो एक अजीब फीलिंग होती है, क्योंकि तस्वीरों में दिखाई देने वाले ये लोग नहीं जानते थे कि उनकी यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। 1959 से लेकर आज तक डियाटलॉव पास इंसिडेंट पर बुक्स लिखी गई, डॉक्यूमेंटरीज बनी, साइंटिफिक स्टडीज हुई और काउंटलेस थ्योरीज सामने आई। लेकिन एक सवाल अब भी कायम है, उस रात टेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ था? क्या यह अचानक आया स्नो इवेंट था? क्या एक्सट्रीम वेदर ने उन्हें पैनिक करने पर मजबूर किया? क्या किसी नेचुरल फिनोमेनॉन ने सिचुएशन को अनकंट्रोलेबल बना दिया? या फिर कोई ऐसी डिटेल थी जो उस समय इन्वेस्टिगेटर्स समझ नहीं पाए? फरवरी 1959 की वह रात खत्म हो गई, लेकिन उसकी मिस्ट्री खत्म नहीं हुई। बर्फ ने फुटप्रिंट्स मिटा दिए, हवा ने कैंप साइट को ढक दिया और पहाड़ ने अपने अंदर उस रात का राज छुपा लिया। आज हम उन घटनाओं को फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और साइंटिफिक थ्योरीज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रात वास्तव में क्या हुआ था, इसका एक ऐसा जवाब जिस पर हर कोई सहमत हो, आज भी हमारे पास नहीं है। और शायद यही वजह है कि डियाटलॉव पास इंसिडेंट आज भी दुनिया की सबसे चर्चित अनसॉल्व्ड माउंटेन मिस्ट्रीज में गिना जाता है। लेकिन यह हमारी हॉरर मिस्ट्री सीरीज की सिर्फ शुरुआत है। अगली कहानी में हम पहाड़ों से निकलकर समुद्र की गहराइयों में जाएंगे, जहां एक जहाज मिला था, जिसके बारे में कहा गया कि उसके पूरे क्रू की मौत एक ऐसी परिस्थिति में हुई थी जिसे देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। उस जहाज का नाम था SS औरंग मैदान, और उसकी कहानी डियाटलॉव पास से भी ज्यादा रहस्यमयी है।